तो चलते हैं बच्चे, पहले हम अपने जो है सिलेबस देखते हैं एसएसटी का। ये सोशल स्टडीज जो पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, कराने वाला हूं सोशल स्टडीज। और सोशल स्टडीज में भी मैंने बताया आपको कि हिस्ट्री और पॉलिटी की हम क्लास करेंगे, जो ज्योग्राफी की क्लास है वो मैम कराएंगे। तो क्या सिलेबस रहने वाला है हमारे टॉपिक का, वो एक बार जान लेते हैं। अगर यहाँ मैं बात करूं बच्चे, सीटेट जुलाई 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो सेकंड पेपर होता है ना 6 to 8, उसमें 60 क्वेश्चन एसएसटी के पूछे जाते हैं बच्चे। कितने? 60 क्वेश्चन एसएसटी के पूछे जाते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन आप देखोगे, 40 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के कंटेंट से पूछे जाते हैं बच्चे। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40। बाकी 20 क्वेश्चन जो है पैडागोजी, जिसे शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, वहां से पूछे जाते हैं। शिक्षण शास्त्र, पैडागोजी का मतलब पढ़ाते कैसे हैं बच्चे। तो ये आपको पता है कि सारा जो पेपर आता है एसएसटी का, वो 6ठी, 7वीं और 8वीं यानी कि 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की एनसीईआरटी से आता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है। लेकिन एक बात आपको देखने को मिल रही है, जब से पेपर ऑनलाइन होने शुरू हुए हैं, अगर आप बात करें दिसंबर 2021 और जनवरी में जो कुछ पेपर हुए थे पहली बार ऑनलाइन हुए, फिर आप देखें 2022 का जो पेपर हुआ वो जनवरी फरवरी 2023 में हुए, अब ये जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन हुआ। तो एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, स्पेशली ईवीएस प्राइमरी सेक्शन में और जूनियर वाले में जो है एसएसटी में। अब क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बना रहे हैं। वो टिपिकल कैसे बना रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान बहुत सारी चीजें जो हम ये मानकर छोड़ देते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, या इस डाटा को हम छोड़ देते हैं। अब वो उसी डाटा को जो है, यानी कि बुक की किसी भी लाइन को उठाकर जो है स्टेटमेंट बना दे रहा है और पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। यानी कि अब किसी भी लाइन को छोड़ना जो है बड़ा ही रिस्की काम हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी क्लास की रीडिंग 2 से 3 बार जरूर करें बच्चे। रीडिंग करनी है, आपको फैक्ट वैक्ट कुछ याद नहीं रखना। और इस पेपर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, पास करना आसान भी इसलिए है क्योंकि टेट की तरह ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ सिलेबस भी चले जाते हैं कई बार क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी के दायरे में ही रहता है। लेकिन एनसीईआरटी बेहतर तरीके से पढ़नी है, डीपली तरीके से पढ़नी है, कम से कम 3-4 रीडिंग। अब सिलेबस समझते हैं बच्चे, हिस्ट्री का क्या सिलेबस रहने वाला है। हिस्ट्री का सिलेबस इसी तरह से आपको दिया हुआ है, लेकिन हम इसे अपनी सुविधा और समझ के हिसाब से आगे पीछे करके पढ़ेंगे, ताकि हम एक जो है सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को बेहतर तरीके से समझते हुए जाएं। तो ये टॉपिक तो आपने अपने आप नोटिफिकेशन में भी देख लिया होगा, कब, कहाँ, कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ है। फिर अर्लिस्ट सोसाइटी है, प्रारंभिक समाज हमें पढ़ना है, इसमें हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। फर्स्ट फार्मर्स यानी कि पहले कृषि का विकास जो आप देख रहे हैं मेहरगढ़ से होता है। या होर्डर्स, जो व्यक्ति थे वो पहले खाद्य संग्राहक थे, फूड होर्डर थे और खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। उसके बाद हम देखें आरंभिक नगर पढ़ेंगे। आरंभिक नगर में 16 महाजनपद आज भी पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक राज्य देखिए, अर्ली स्टेट। अर्ली स्टेट में आप देखोगे तो 16 महाजनपदों में से धीरे धीरे जो है बड़े राज्य बनते चले जाएंगे और फाइनली जो है जो पहला साम्राज्य बनेगा वो मगध साम्राज्य पहली बार बनेगा। नए विचार आप देखेंगे, बौद्ध धर्म के नए विचार देखेंगे, जैन धर्म के नए विचार देखेंगे। इससे आगे हम देखें तो किस तरह से जो है दूरस्थ भूमि से हमारे संपर्क जुड़े, राजनीतिक विकास क्या क्या हुए, जो है कल्चर एंड साइंस में कैसे विकास हुआ, संस्कृति और विज्ञान जो है भारत के इतिहास की हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें न्यू किंग एंड किंगडम पढ़ेंगे, नए राजा जो आए, राज्य आए, गुप्तोत्तर काल हो सकता है, मौर्य काल हो सकता है, मौर्योत्तर काल हो सकता है। इसके बाद हम दिल्ली के सुल्तान देखेंगे, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का पहला सुल्तान बनता है और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है मुगल काल की स्थापना करता है बच्चे। इसके बाद हम देखें नए साम्राज्य का निर्माण देखेंगे। समय के साथ साथ, काल बदलने के साथ साथ क्या जो है सोशल चेंजेज आ रहे थे, क्या क्या सोशल चेंजेज आ रहे थे, तो हम उसकी बात करेंगे बच्चे, सोशल चेंजेज के। ठीक है, तो सोशल चेंज क्या क्या आ रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद हम क्षेत्रीय संस्कृति देखेंगे, रीजनल कल्चर भी देखेंगे कि क्षेत्र के सापेक्ष जो है संस्कृति कैसी कैसी थी। पहला जो है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हम बोलते हैं 1857-58 का विद्रोह पढ़ेंगे। इतिहास के दौर में रूरल जीवन कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, इसकी हम बात करेंगे। कॉलोनिज्म हम देखेंगे। कॉलोनिज्म आपको पता है कि भारत एक ब्रिटिश का उपनिवेश था और उसमें जो है हम ट्राइबल सोसाइटीज पढ़ेंगे, जनजातीय विद्रोह भी आप पढ़ते हैं, आंदोलन पढ़ते हो।
महिलाओं की क्या दशा थी, महिलाओं को लेकर क्या रिफॉर्म किए जा रहे थे, सुधार क्या दिए जा रहे थे, जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, उसके सामने क्या चैलेंजिंग है, उनकी भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखें अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट, हम बात करेंगे कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए वो हम पढ़ेंगे। और स्वतंत्रता के बाद भारत के भी कुछ चैप्टर जुड़े होते हैं, आज़ादी के बाद का भारत, हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सिलेबस के क्रम में हम पढ़े ना पढ़े, सारे चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार चरणों में हम पढ़ेंगे बच्चे। इसके बाद देखते हैं कि पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में अगर आप बात करें तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले डाइवर्सिटी, विविधता। अब विविधता किसी भी तरह की हो सकती है, सरकारों की विविधता हो सकती है, सिस्टम की व्यवस्था हो सकती है, शासन प्रणालियों की जो है विविधता हो सकती है, डाइवर्सिटी। लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, स्थानीय सरकार, जो भारत सरकार ने 73वें और 74वें पंचायती राज के द्वारा लागू की। 73वें पंचायती राज के द्वारा आप देखें ग्राम सभा, ब्लॉक, जिला पंचायत अध्यक्ष, 74वें के द्वारा नगरों में जो है स्थानीय शासन लागू हुआ। लोकतंत्र की हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी के। राज्य सरकारों की बात करेंगे, गवर्नर पढ़ेंगे, सीएम पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग पढ़ेंगे। मीडिया की समझ पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग मीडिया का क्या रोल है लोकतंत्र को मजबूत करने में, आखिर क्यों मीडिया को जो है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। लिंग भेद पढ़ेंगे कि जेंडर के आधार पर कोई इनइक्वालिटी तो नहीं है, या किस तरह से भेद है, उन्हें कैसे लोकतंत्र में खत्म किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, संविधान की हम बात करेंगे। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करेंगे, संसदीय सरकार। हमारे यहाँ आपको पता है कि संसदीय सरकार शामिल है, ब्रिटेन से हमने ले रखी है। जिस तरह से ब्रिटेन में सरकार बनती है उसी तरह भारत में बनती है। जुडिशरी हम पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि सामाजिक न्याय और मार्जिनलाइज यानी कि हाशिएकरण की अगर मैं बात करूं कि किस तरह से सामाजिक न्याय के अभाव में जो है मार्जिनलाइज होता है। तो धीरे धीरे हम सारे पॉलिटी के जो है चैप्टर करेंगे, अपने हिस्ट्री का चैप्टर करेंगे। पूरा सिलेबस इस तरह से होगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी पहुंच में है और आप सीटेट में जो है बेहतर मार्क्स लाएं। तो बेहतर मार्क्स जो है, मैं अपनी कोई टॉपिक उठाने से पहले मैं एक बार फिर कहूँगा कि प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर से सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड करें, अपना पासवर्ड बनाएं और जो भी कोर्स आपको परचेज करना हो, चाहे प्राइमरी का चाहे जूनियर का या दोनों, ज्वाइन करें और एक बेहतर टीम के साथ जो है सीटेट में अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए हमसे जुड़िए बच्चे। अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक समझते हैं बच्चे, एक टॉपिक उठाते हैं छोटा सा। ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, आप देख लेना, नहीं तो मैम आपके साथ जो है डिस्कस करेंगी कि ज्योग्राफी में वो क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे। फिर भी ये मैंने लिख दिया है, आपने देख भी लिया होगा नोटिफिकेशन में कि ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ना है। ये आप देख रहे हो, आपका जो है पैडागोजी आपको पढ़नी है कि पैडागोजी के क्या क्या टॉपिक हैं। ये पैडागोजी रहने वाली है। पैडागोजी मैंने बताई ना कि कितने क्वेश्चन आने हैं पैडागोजी के, 20 क्वेश्चन आने हैं पैडागोजी के। तो पैडागोजी इशू जो है डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ, शिक्षण शास्त्र बच्चे, ठीक है। तो आज हम एक टॉपिक की बात करते हैं बच्चे। और एक चीज और याद रखना, आपको देखो दिख भी रहा हो, और डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1st to 5th। प्राइमरी में कहाँ से आता है 1st से 5th तक, और जूनियर में कहाँ से आता है 6th से लेकर 8th तक। तो डिटेल जो है सिलेबस वही है जो एनसीईआरटी में आप देखें, एनसीईआरटी सिलेबस की टेक्स्ट बुक में जो है वही आपका डिटेल सिलेबस है। आपको सारी जो है, अगर आप 1st to 5th दे रहे हैं तो आपको वहाँ किताबें पढ़नी है, अगर 6ठी से 8वीं का दे रहे हैं 6 to 8 पढ़ना है। क्लियर बच्चे? अब यहाँ देखिए बच्चे, सबसे पहला जो आपको टॉपिक दिया है, जो सिलेबस के अनुसार अगर आप देखें तो वहाँ लिखा है व्हेन, कब, कहाँ और कैसे। व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो अगर मैं इसे अपने तरीके से कहूँ कि हाउ इज हिस्ट्री नोन, यानी कि इतिहास को हम कैसे जानते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो इतिहास में जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक बात यही आती है कि यार इतिहास, वो तारीखों वाला इतिहास जिसमें हमें डेट याद करनी पड़ती है कि उसमें वो हुआ, उसमें वो संगठन बना, उसमें ये युद्ध बना। तो सबसे पहले तो इस डेट की हम बात कर लें। डेट की बात क्या है कि मेथड ऑफ राइटिंग डेट्स, आखिर हम डेट को लिखते कैसे हैं बच्चे। तो तिथियां लिखने की पद्धति क्या है। तो तिथियां लिखने की अगर मैं पद्धति की बात करूं तो कैसे पढ़ते हो आप बच्चे, कहीं आप लिखते हो बीसी, कहीं आप लिखते हो एडी। तो इनका मतलब क्या है। सीटेट ने भी क्वेश्चन पूछा है, यूपी टेट ने भी क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड, और अदर टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो अगर हम बात करें, ये जो एक एडी लिखा है बच्चे, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये लैटिन भाषा के दो शब्द हैं एनो डोमिनी, और दोनों से जो है एनो डोमिनी बना है, यानी कि इसमें
जो आज पूरी दुनिया में जो स्वीकार कैलेंडर है, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, उन्होंने अपने कैलेंडर की जो शुरुआत की है वो 1 ईस्वी से की है और उसे ईसा मसीह का जन्म माना है। 1 ईस्वी से कैलेंडर की शुरुआत की और जो साल का पहला दिन रखा उन्होंने वो सोमवार रखा, जो आज पूरी दुनिया जिसे फॉलो कर रही है। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं ईस्वी, इस तरह से लिखते हैं ना ईस्वी। ये ईसा मसीह का जन्म माना गया है। अगर हम इससे पहले जाएं तो उसे बोलते हैं बच्चे बिफोर। बिफोर को क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। अगर हम इधर जा रहे हैं ना 100, 200, 300, 400, तो आपको लग रहा है ये बढ़ता क्रम है, लेकिन कायदे में ये बढ़ता क्रम नहीं है, ये घटता हुआ क्रम है। मैं कह रहा हूं आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 30 साल पहले, तो ये घटता हुआ क्रम आपको दिखाई देगा, ये घटता हुआ क्रम। अगर मैं यहां बात करूं तो ये बढ़ता हुआ क्रम आपको दिख रहा। क्या दिख रहा बच्चे? ये बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा। 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 400 ईस्वी। तो हम बात करते हैं, जो बीसी लिखा होता है इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या मतलब होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अगर मैं ये कह रहा हूं 5 बीसी, तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 5 साल पहले। तो बीसी का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से समझना एक एक चीज। मैं फिर बता रहा हूं, 2021 के बाद ऐसे चेंज आ गए हैं कि जिन चीजों को हम ये मानकर छोड़ देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, पेपर में वही स्टेटमेंट बने हुए मिलते हैं। तो इसीलिए एक भी लाइन छोड़ना हमें जो है कई मार्क्स पीछे धकेल सकती है, या जो 82 का आंकड़ा है और 90 का आंकड़ा है जनरल के लिए, उससे एक भी नंबर हमें पीछे धकेल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से और बिना सावधानी से, बहुत सावधानी रखते हुए पढ़ाई करनी है। तो बिफोर क्राइस्ट का हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। अब आजकल जो है बीसी के स्थान पर बीसीई शब्द भी यूज होने लगा है। तो बीसीई का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। तो आजकल बीसी के स्थान पर क्या शब्द दिखाई देने लगा आपको? बीसी, बिफोर कॉमन एरा। और प्रेजेंट में तो इसके स्थान पर बीपी भी लिखने लगते हैं। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट, यानी कि जो वर्तमान है उससे पहले। भाई वर्तमान से 5 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले। तो बीपी भी शब्द आजकल यूज करने लगे हैं, यह भी मान्य हो चुका है, बिफोर प्रेजेंट। अब हम एडी की बात कर लेते हैं। तो एडी का मतलब मैंने क्या बताया? एनो डोमिनी, ये लिखा एनो डोमिनी। किस भाषा का शब्द है? तो आप कहोगे लैटिनी भाषा का शब्द है। तो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है एडी। ए का मतलब एनो, डी का मतलब डोमिनी, जिसे हिंदी में बोलते हैं ईस्वी। लेकिन इसके स्थान पर भी अब मानक शब्द क्या आ गया है? सीई, कॉमन एरा। यहाँ क्या है? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। यहाँ क्या है? कॉमन एरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एनो डोमिनी के लिए जो है कॉमन एरा शब्द का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। आपसे कहें बीसी के स्थान पर बीसीई या बीपी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है, बिल्कुल सही है। तो एक एक चीज को ध्यान से समझना है। क्लियर? समझ गए बच्चे ये सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हम बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन कैसे किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं इतिहास के विभाजन की, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री की मैं बात करूं, तो कहते हैं कि जनरली 2 प्रकार से इतिहास का डिवीजन किया जाता है। इतिहास जो है 2 तरह से बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? तो पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड, एक तो बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि भाई सोर्स क्या है, सोर्स के आधार पर बांटा जाता है। तो इतिहास या तो सोर्स के आधार पर डिवाइड किया जाएगा या टाइम के आधार पर डिवाइड किया जाएगा। भाई किस काल की घटना है ये, किस समय की घटना, या किस सोर्स के आधार पर जो है इसका विभाजन किया गया है। तो इतिहास का जो हम डिवीजन करते हैं वो 2 तरह से करते हैं, एक तो बेस ऑफ सोर्स और एक बेस ऑफ टाइम। अब समझ लेते हैं बेस ऑफ सोर्स क्या है और बेस ऑफ टाइम क्या है, इन्हें भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चे यहां, ये लिखा है कि स्रोत के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पर हम बात करें तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक होता है प्री हिस्ट्री। क्या होता है बच्चे? प्री हिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा होता है हिस्ट्री, यानी कि ऐतिहासिक काल। अगर मैं प्राग ऐतिहासिक की बात करूं तो ये वो है जहां ओनली पुरातात्विक स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही हमारे पास है। तो आप कह सकते हो इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन के लिए, जिसकी स्टडी के लिए केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत है हमारे पास। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं पुरातत्व, पत्थरों से बनी हुई चीजें।
वो सिक्के हो सकते हैं, वो अभिलेख हो सकते हैं, वो पाषाण के हथियार हो सकते हैं, वो कोई भवन हो सकती है, वो कोई मूर्ति स्टैचू हो सकते हैं। तो आर्कियोलॉजी सर। तो आपने लिखा जिस काल के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। नहीं है तो प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है? जिस काल के अध्ययन के लिए केवल और केवल पुरातात्विक सोर्स यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही उपलब्ध है। या तो वो ऐसे कह सकता है, या कह सकता है कि वह इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो आपने कहा देयर इज नो रिटन एविडेंस अवेलेबल, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल। जैसे जैसे में आप देखेंगे लिथिक या स्टोन एज यानी कि पाषाण काल का जो हिस्सा है वो यहां आता है बच्चे। पाषाण काल के अध्ययन के लिए हमारे पास केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, कोई भी रिटर्न सोर्स अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? वह इतिहास का वह भाग जिसकी स्टडी करने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है और जो है लिटरेरी सोर्स भी है, रिटर्न सोर्स भी है। लेकिन रिटर्न सोर्स जो है पढ़े नहीं जा चुके हैं अब तक, वो अभी तक रीड ही नहीं हुए, क्योंकि हड़प्पन लिपि या सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसीलिए सोर्स तो दोनों हैं। तो आप कहोगे कि पुरातात्विक स्रोत भी हैं, पुरातात्विक स्रोत भी हैं और रिटर्न भी है, रिटर्न भी है, लेकिन यूज केवल इनका होता है। ओनली जो यूज हो रहा है वो इनका हो रहा है, इनका यूज नहीं हो रहा क्योंकि ये रीड नहीं हो चुके हैं। तो आप कहोगे आदि ऐतिहासिक काल का मतलब सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में लिपि पढ़ी नहीं गई है, उसे जानने के लिए आज भी हम वहां के अभिलेखों का अध्ययन कर रहे हैं, मूर्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, वहां के सिक्कों का अध्ययन कर रहे हैं, वहां के हथियारों का अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब किसका कर रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स का कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। रिटन एविडेंस इज अवेलेबल बट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड, अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा चुका है। और पढ़ा नहीं जा चुका है इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि कौन से की बात हम कर रहे हैं? तो आपने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई वो हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है बच्चे। तीसरी बात कर लेते हैं, ऐतिहासिक काल क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल ये कहलाता है जिसके लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हैं, आर्कियोलॉजिकल भी हैं, जिसके पास जो है रिटर्न सोर्स भी है, रिटर्न सोर्स भी है, और जिसके पास जो है विदेशी सोर्स भी है, विदेशी सोर्स भी है बच्चे, सब कुछ है। यानी कि इतिहास का वो भाग जिसके लिए पुरातात्विक सोर्स भी हैं, जिसके लिए लिखित साक्ष्य भी हैं, जिसके लिए विदेशी यात्रियों के वृतांत भी भरे पड़े हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं वैदिक काल से लेकर बाकी जो सारा इतिहास है उसके अध्ययनों के लिए भरा पड़ा है बच्चे, भरा पड़ा उसके अध्ययन के लिए। आप वैदिक काल पढ़ोगे, ऋग्वेद पढ़ लो, यात्री आने शुरू हो गए हैं उस समय धार्मिक ग्रंथ भी लिखे जाने शुरू हो गए हैं। उस समय जो है आपको ये भी मिलेंगे, लोहे का ज्ञान मिलेगा, लोहे के हथियार मिल रहे हैं, लोहे के फाल का यूज हो रहे हैं। तो पुरातात्विक सोर्स भी मिल रहे हैं, लिखित साक्ष्य भी मिल रहे हैं,